राधे राधे आप सभी को। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आज की वन लाइनर वाली क्लास में। तो वन लाइनर की ये चौथी क्लास है। हम लोग 250-300 क्वेश्चन वन लाइनर के देख चुके हैं। 3 क्लासें हो चुकी हैं। इसमें भी हम लगभग 90 या 100 क्वेश्चन देखेंगे, जितना हो पाएगा। कम समय में हमें ज़्यादा देखना है। और मैंने बताया था कि प्रश्न पूरे सिलेबस से रहेगा और प्रश्न और उत्तर रहेगा। तो क्लास को आप शेयर कर दीजिए और चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह जान के आश्चर्य हुआ। ये जो कथन है कालिदास ने किससे कहा? तो ये कथन है आषाढ़ का एक दिन नाटक से। तो ये जो कथन है कालिदास उस नाटक में किससे कहते हैं? तो दंतुल एक पात्र है, उसी से कहते हैं कालिदास कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह जान के आश्चर्य हुआ। फिर आषाढ़ का एक दिन से ही है कि न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। ये मातुल ने अंबिका से कहा, जो मल्लिका की माता थी। तो मातुल कहता है कालिदास के लिए कि ना जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। फिर है अंबिका कहती है मातुल से, ये कुछ कथन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कहीं भी, कि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति में महत्व को बढ़ा देती है। ये अंबिका मातुल से कहती है। फिर है एक पंक्ति, मैंने वन लाइनर में भी पूछा था इसे, कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। ये पंक्ति किस रचना से है? बहुत बार पूछी गई है। तो धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध राम की शक्ति पूजा से है, निराला का। और धिक धाय तुम यो अनाहुत, ये भी निराला का है, तुलसीदास से। फिर अगला प्रश्न है कि जो प्रेमचंद की कहानी है अलग्यो झा, इसमें भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की, तब उसके पुत्र रघु की उम्र क्या थी? तो भोला महतो ने जब उनकी पहली वाइफ मर गई, दूसरी शादी करते हैं, तब उनके पुत्र का उम्र 10 वर्ष था, रघु का। फिर पूछा गया है अलगोझा कहानी के पात्र तो पन्ना है, मलिया है, केदार है, खुन्नू है, भोला महतो है, रघु है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला एक पंक्ति पूछी गई है, एग्जाम में आई है ये, कि रघुवर विचलित होने का मैं नहीं देखता कारण। प्रस्तुत पंक्तियाँ राम की शक्ति पूजा में किसकी है? तो ये जाम्बवान कहते हैं, जाम्बवान राम की शक्ति पूजा में है कि रघुवर विचलित होने का मैं नहीं देखता कारण। फिर है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। तो कामायनी के अध्ययन की समस्याएं किसका ग्रंथ है? डॉक्टर नगेंद्र का। फिर एक कथन है कि मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। तो ये कथन किस नाटक से है? स्कंदगुप्त नाटक से है, प्रसाद जी का है, 1928 में। तो इसी नाटक से ये कथन है कि मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। फिर है बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1955 में। साय में धूप किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की है। साय में धूप दुष्यंत कुमार। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान देना है। हिंदी किस भाषा का है? फारसी भाषा का। 1084 की माँ किसका उपन्यास है? 1084 की माँ तो महाश्वेता देवी का है। फिर है अगला प्रश्न कि कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? द्रविड़ मतलब द्रविड़ परिवार की नहीं है, भारोपी परिवार की है। तो मराठी भारोपीय परिवार की है ना, ये द्रविड़ की नहीं है। द्रविड़ में तमिल, कन्नड़, मलयालम आ जाएगा, पर मराठी नहीं आएगा। तो ध्यान देना है, मराठी द्रविड़ परिवार की नहीं है, ये भारोपीय में आती है। फिर है फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन काम नहीं करता था? ऐसा प्रश्न बनता है कई बार। तो कौन काम नहीं करता था? इंसा अल्लाह खां। जॉन गिलक्राइस्ट तो थे ही, सदल मिश्र और लल्लू लाल तो अध्यापक थे दोनों, लेकिन इंसा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज में काम नहीं करते थे। तो हमारा डी राइट हो जाएगा। फिर एक कथन है और ये बताना है कि शुक्ल जी के किस निबंध से है। अनुभूति के द्वंद्व से ही
प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। तो ये शुक्ल जी का निबंध है भाव या मनोविकार। उसी निबंध से ये कथन है कि अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। फिर है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो अब तक तो पूछता था कि कथन किसका है, लेकिन अब आने वाले एग्जाम में पूछेगा कथन किस निबंध से है। तो ये जो कथन है शुक्ल जी का, कविता क्या है, निबंध से है। तो दोनों कथन आप ध्यान देंगे, अनुभूति के द्वंद्व वाला भाव या मनोविकार से, और आत्मा की मुक्तावस्था वाला कविता क्या है से। फिर है कि पंचभूत का तांडव नृत्य हो रहा था कब का, ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है। पंचभूत का तांडव नृत्य हो रहा था कब का, तो ये पंक्ति कामायनी के चिंता सर्ग से है। किससे? चिंता सर्ग से। फिर एक कथन है गोदान उपन्यास से, पूछा जाता है कि गोदान में ये कथन कौन कहता है कि भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। तो गोदान में ये कथन कहती है झुनिया। झुनिया का तो आप लोग जानते ही होंगे, तो यही कथन झुनिया कहती है। फिर एक कथन है शुक्ल जी का, और बताना है कि किस निबंध से है। तो कथन है कि गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसमें आश्रय या परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। तो गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसमें आश्रय या परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। ये निबंध श्रद्धा भक्ति से है शुक्ल जी का। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुण की बात किस में आएगी, श्रद्धा भक्ति में ही आएगी। तो ध्यान देना है आपको, किसी का गुण देख के उसके प्रति श्रद्धा जागृत होगा, उसकी भक्ति करेंगे हम। तो आपको इससे ट्रिक से ध्यान रखना है कि गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसमें आश्रय या परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं श्रद्धा भक्ति से। फिर है कथन आषाढ़ का एक दिन से कि कौन नाटक किससे कहता है, कौन पात्र किससे कहता है। मैंने कहा था कि मैं अथ से आरंभ करना चाहता हूँ। तो ये कालिदास मल्लिका से कहते हैं कि मैंने कहा था मैं अथ से आरंभ करना चाहता हूँ। फिर है बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है ये प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। तो आप ध्यान देंगे। फिर अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई। तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई 1961 में। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में। फिर है प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, आपको मिला होगा कि मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की भाषा क्या थी। तो मुस्लिम शासकों के समय में भारत की जो न्यायालय की भाषा थी वो अरबी फारसी थी। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की भाषा अरबी फारसी। फिर है कौन सी ध्वनि अवधी भाषा में नहीं है। तो अढ़, ये ध्यान देना है आपको, जो अढ़ की ध्वनि होती है ना वो अवधी में नहीं होता है। ठीक, अवधी में अढ़ की ध्वनि नहीं है। फिर एक पंक्ति पूछा गया है, पंडित प्रवीणन को जो चित्त हरे सो कवित्त कहावे। तो ये पंक्ति ठाकुर की है। फिर है उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, कामायनी के लज्जा सर्ग से है। फिर है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस वाद की विशेषता है। तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद प्रगतिवाद की है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत आसान है और कई बार आया हुआ है। तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद प्रगतिवाद है। फिर है सिरारेख विहीन लिपि कौन सी है। तो कल भी मैंने बताया था गुजराती सिरारेख विहीन लिपि है। फिर है पाश्चात्य से कि किसके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है। तो इलियट के अनुसार काव्य का जो प्रमुख प्रयोजन है वो आनंद प्रदान करना है। फिर भारतीय काव्य शास्त्र से है कि किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। तो भामह ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़ के भामह ने माना है। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में सबसे प्रसिद्ध कौन है।
तो प्रसाद हैं और विकल्प में वृंदावन लाल वर्मा भी देगा। तो आपको ध्यान देना है कि वो ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, नाटककार के रूप में प्रसाद हैं। ये मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, तो इसीलिए आप ध्यान देंगे। जब वृंदावन लाल वर्मा आते हैं ना तो पहले उन्हीं पे गोला भरा जाता है, पर नहीं, जब ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि पूछेगा तब हम बताएंगे वृंदावन लाल वर्मा को। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्धि प्रसाद जी हैं। किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो काव्य गुणों की संख्या 10 भरत मुनि मानते हैं। फिर बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। कौन प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है? 4 विकल्प हैं, शुद्धा, रूढ़ा, सारोपा, गौड़ी। तो शुद्धा तो है, सारोपा भी है, गौड़ी भी है, रूढ़ा नहीं है। आपको ध्यान देना है कि शुद्धा, सारोपा, गौड़ी है, लेकिन रूढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद गौड़ी, शुद्धा और सारोपा। फिर है बहुत बढ़िया प्रश्न, संग साथ संस्मरण। इसमें से मैं वन लाइनर में भी क्लास में पूछ सकती हूँ, इसीलिए आप लोग अच्छे से याद करिएगा, ठीक, कि संग साथ संस्मरण किसका है? अशोक अग्रवाल का। फिर है कि द्रोणवीर कोहली द्वारा देश के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के भीतर रावलपिंडी के पास शरणार्थी कैंप को केंद्र में रख के लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो द्रोणवीर कोहली का उपन्यास है बाह कैंप। बाह कैंप है, ध्यान देना है। फिर है ब्लाइंड स्ट्रीट। ब्लाइंड स्ट्रीट किसका उपन्यास है? तो ब्लाइंड स्ट्रीट है प्रदीप सौरभ का। अज्ञेय का पहला निबंध संग्रह बताइए। तो अज्ञेय का जो पहला निबंध संग्रह है वो त्रिशंकु है। ध्यान देना है आपको, अज्ञेय का पहला निबंध संग्रह त्रिशंकु। त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी का, और त्रिशंकु नाटक है बृजमोहन शाह का, और त्रिशंकु निबंध है अज्ञेय का। फिर है खड़ी बोली का विकास किससे हुआ? तो खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। ध्यान देंगे। अब ये भी पूछने लगा है कि सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी, दक्षिणी, की पूर्वी, की उत्तरी किस रूप से हुआ? तो आपको ध्यान देना है कि खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। फिर है कि दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो फारसी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक, तो ध्यान देंगे। और कासिम शाह किसके समकालीन थे? हंस जवाहिर लिखे हैं कासिम शाह ना, तो कासिम शाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। किसके? मोहम्मद शाह के। आते हैं अगले प्रश्न पे। रसा ही सुख दुखावस्था रूपा। रसा ही सुखा दुखावस्था रूपा, ये पंक्ति किसकी है? काव्यशास्त्र से है। तो ये ध्यान देंगे, ये जो पंक्ति है ये भोजराज की है। किसकी है? भोज की। फिर है प्रश्न कि चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 का प्रकाशन कब हुआ? तो 1939, 1945, 1983 और 2004 चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 का प्रकाशन हुआ। फिर है मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि किसे कहा जाता है? तो मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता कवि जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। फिर है खड़ी बोली को कर्कश किसने माना? मैंने वन लाइनर में पूछा था, तो बहुत लोगों ने गलती भी किया था। कुछ लोग गिलक्राइस्ट बताने लगे, कुछ लोग ग्रियर्सन बताने लगे, तो और कुछ लोग पदम सिंह शर्मा भी बताने लगे। तो पदम सिंह ने खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु कहा है, खड़ी बोली को कर्कश माना है कामता प्रसाद गुरु ने। कुबेर नाथ राय का पहला निबंध बताइए। तो कुबेर नाथ राय का पहला निबंध है प्रिया नीलकंठी। अगला है, इसमें बताना है यमक अलंकार का कौन सा भेद है? तो आदि पद यमक है। इसमें पंक्ति है सजनी सज नीरज निरखी हरसि नचत इत मोर अपी अपी अचातक रटतु चितवती हरि की ओर। तो आदि पद यमक है। फिर है कि भारोपीय परिवार की भाषाओं में सतम नाम कहाँ से लिया गया? तो भारोपीय परिवार की भाषाओं में सतम जो नाम है वो अवेस्ता से लिया गया है। फिर है य र ल व क्या है? तो य र ल व ईसत विवृत है, ठीक,
और स ईशत स्पष्ट है। इसको आप अगर संस्कृत गंगा की बुक में देखेंगे तो गलत दिया है, यर लव को ईशत स्पष्ट बताते हैं वहाँ वो, पर कामता प्रसाद में देखेंगे तो यर लव ईशत विवृत दिया है। तो हमें कामता प्रसाद के अनुसार चलना है, वासुदेव नंदन के अनुसार चलना है, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं। तो कामता प्रसाद गुरु यर लव को ईशत विवृत मानते हैं, ठीक, और यह सर्वमान्य भी है। फिर तोटक में कितने वर्ण होते हैं? तो तोटक में 12 वर्ण होते हैं। छंद से भी प्रश्न आते हैं। ये सब मैं आप लोगों को याद दिला रही हूँ कि ये सिलेबस है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यान दिया करिए आप लोग कि तोटक में 4 सगड़ होते हैं और 12 वर्ण होते हैं। पंक्ति है, कथा एक में ही उपाई, कहत मीठत और सुनत सुहाई। कथा एक में ही उपाई, कहत मिठत और सुनत सुहाई। ये पंक्ति है उस्मान की। फिर है मलबे का मालिक कहानी, मलबे का आदमी जो कहानी है किस पे आधारित है? तो ये जो कहानी है भारत पाक विभाजन पे आधारित है, ठीक। अगला है मलबे का मालिक ही होना चाहिए मोहन राकेश का। चलिए, मलबे का आदमी लिखा गया है यहाँ पे। आ जाइए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आक्रांतता की खड़ी पाई ने ही इसे यह नाम दिया। खड़ी बोली के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? कौन कहता है कि आक्रांतता की खड़ी बोली ने ही इसे यह नाम दिया? तो ये जो कथन है वो कहते हैं किशोरी दास वाजपेयी। कौन कहता है? किशोरी दास वाजपेयी। फिर है कि रूढ़ियों में जकड़े एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार की शिक्षित और संवेदनशील युवती महरूख के जीवन की संघर्ष नासिरा शर्मा के किस उपन्यास में है? तो ठिकरे की मंगनी में है। तो आप ऐसे शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं कि महरूख जो पात्र है वो ठिकरे की मंगनी के है। ठिकरे की मंगनी में रूढ़ियों में जकड़े मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार की शिक्षित और संवेदनशील युवती महरूख के जीवन की कहानी है। ठिकरे की मंगनी, नासिरा शर्मा महरूख पात्र है। फिर पूछता है सस्य श्यामला शुद्ध कैसे लिखा जाता है? तो सस्य श्यामला शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। सस्य श्यामला शुद्ध शुद्ध शब्द भी आएंगे तो आप वासुदेव नंदन से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न आने ही हैं और एक एक प्रश्न हमें बचाना है हर जगह से, कहीं से भी गलत ना हो, ना व्याकरण से, ना साहित्य से, ना संस्कृत साहित्य से, ना भाषा विज्ञान से, ना काव्य शास्त्र से। हर प्रश्न अपने आप में बहुत महत्व है। हम लोग करते हैं कि साहित्य पे खूब ध्यान देंगे, व्याकरण चौपट हो जाएगा। व्याकरण से 35-40 प्रश्न आ जाते हैं कभी, तो व्याकरण पे भी हमें ध्यान देना है। भाषा विज्ञान से भी 5-7 आते हैं, वहाँ भी ध्यान देना है हमें। हर पूरा सिलेबस आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए कि हमारा सिलेबस है क्या, पूछा क्या जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं मिक्स बता रही हूँ हर जगह से, तो वैसे ही आपको भी पढ़ना है। केवल एक चीज़ पे कभी ध्यान मत केंद्रित करिए, बस जो पढ़ रहे हैं दिन भर वही पढ़ते रह गए। नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको सब चीज़ पढ़ना है। ज़्यादा साहित्य पढ़ना है, पर हर चीज़ का समय होना चाहिए कि हमें इतनी देर ये पढ़ना है, थोड़ा ये पढ़ना है। जैसे मैं प्रश्न हर जगह से बना रही हूँ, मैं चाहती तो केवल साहित्य से ही करके दिखा देती पूरा, लेकिन प्रश्न हर जगह से है तो वैसे ही आप लोगों को पढ़ना भी है। फिर है राजनीति का प्रश्न नहीं रे, आज जगत के सम्मुख एक वृहद सांस्कृतिक समस्या जग के निकट। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति पंत जी की है। राजनीति का प्रश्न नहीं रे, पंत जी कहते हैं। फिर है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। तो शुक्ल जी ने इन्हीं शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो शुक्ल जी ने इन्हीं शब्द जायसी के लिए प्रयोग किया है। और आसान प्रश्न है, पर कभी कभी लोग कबीर लगा देते हैं, पर ध्यान देना है ये जो कथन है जायसी के लिए है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। फिर एक पंक्ति है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा। ये पंक्ति मलुकदास की है। किसकी है? तो मलुकदास की है। सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा। फिर ये आ चुका है एग्जाम में कि सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानो। तो ये अयोध्या कांड से है। किससे है? अयोध्या कांड से है, मानस से। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानो।
फिर है मैं वक्त के हूँ सामने, गिरजा कुमार माथुर की रचना है। तो इस पे साहित्य और व्यास दोनों पुरस्कार मिल चुका है, आपको ध्यान देना है। अब इस प्रश्न से क्या समझ में आया कि पुरस्कार भी हमें तैयार होना चाहिए। किस रचना पे साहित्य है, किस पे व्यास है, किस पे सरस्वती है, किस पे मंगला है, एकदम तैयार होना चाहिए। कि कब पूछ दे किस पे पुरस्कार, क्या पता आपको, और आपको पता रहेगा कि इस पे ये पुरस्कार मिला है, मतलब वो लेखक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है जिसको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान होना चाहिए। फिर है कि खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो अभी हमने देखा ही था कि खड़ी बोली की जो उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुई है। फिर है पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण मोगलान के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ थी, ये भी आता है पेपर में, आया है, आता नहीं है। तो पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण मोगलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियाँ थी। और 41 ध्वनियाँ किसके अनुसार थी, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में। वो भी पूछता है कि 41 ध्वनि कौन माना है, और पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण मोगलान 43 मानते हैं। फिर है ये भी पूछता है कि शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो उसका ज्ञान ही उसका पूंजी था। ये क्या है, शुद्ध वाक्य है, बिल्कुल उसका ज्ञान ही उसका पूंजी था, ये बिल्कुल शुद्ध है। फिर है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर है राम सप्रेम पुलकी उरलावा परम रंक जनुपारस पावा। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा का कौन सा प्रकार है, तो इसमें हेतुत्प्रेक्षा है। क्या है, हेतुत्प्रेक्षा। राम सप्रेम पुलकी उरलावा परम रंक जनुपारस पावा। फिर अगला प्रश्न है कि शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई रिपोर्ताज जो है वो किस पत्रिका में छपा था, ये भी पूछा जाता है। तो हंस पत्रिका में। ये प्रश्न चूँकि मैं पहले जब आता था मैं गलती करती थी, विशाल भारत लगा देती थी बार बार, ठीक, पता नहीं क्यों। तो इसको ध्यान देना है, हंस, हंस सही जवाब है। कि शिवदान सिंह चौहान का जो उपन्यास रिपोर्टाज है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, वो किस पत्रिका में छपा, हंस पत्रिका में। तो गलती नहीं करना है आपको। चलिए अब है आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ 5 सितंबर 1920 में। आज समाचार पत्र का प्रारंभ पूछता है कब हुआ, 5 सितंबर 1920। फिर है व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं, तो 4 हैं। ये भी आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से शब्द के कितने भेद हैं। शब्द भंडार की दृष्टि से पूछा था ना, यही सब पूछेगा, घुमा देता है, तो ये तैयार होना चाहिए। तो आप याद कर लीजिए कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं, ठीक। तो अब हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं, यहीं पे अब हम ब्रेक करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। ना पसंद आने का कोई सवाल ही नहीं है ठीक, प्रश्न अच्छे अच्छे हैं, आपको याद करना है। आराम से मैंने पढ़ा भी ताकि आप समझ सकें। जो ना आए उसे नोट करिए, जो आए कोई बात नहीं, पर जो ना आए आप भी डायरी बनाइए, मेरी तरह लिखिए और नोट करिए उसे, ठीक। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, तो सुनना भी है, नोट भी करना है। फिर मिलेंगे 8 बजे लाइव क्लास में, और इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा, सभी के यहाँ शेयर करिए, सब लोग देखें और सभी लोग लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं।